Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all my superior students here. नेक्स्ट जो है वो हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं आज के लिए जो है दैट इज चैप्टर नंबर 6 केमिकल बॉन्डिंग। तो इस चैप्टर के अंदर जो है वो हम डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्ड के बारे में कि सबसे पहले हम इसमें देखेंगे केमिकल बॉन्ड जो है वो क्या होता है, केमिकल बॉन्ड जो है वो क्यों बनता है, केमिकल बॉन्ड्स के अबाउट जो है वो डिफरेंट हम थ्योरीज को देखेंगे और केमिकल बॉन्डिंग जो है इसकी डिफरेंट टाइप्स को हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कुछ जो है वो हम टॉपिक रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं उनको भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम इसमें देखने जा रहे हैं कि केमिकल बॉन्ड जो है वो क्या होता है, केमिकल बॉन्ड जो है इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। बॉन्ड एक्चुअली ये वो फोर्सेस होती हैं जो कि एटम्स को आपस में जोड़े रखती हैं या फिर आयंस को आपस में जोड़े रखती हैं। तो पार्टिकल्स को आपस में जो जोड़ने वाली फोर्सेस होती हैं उन फोर्सेस को जो है वो हम नाम देते हैं केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड इसको हम डिफाइन करेंगे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस between atoms or ions in a molecule or compound। मोलेक्यूल या कंपाउंड्स में पाए जाने वाले जो पार्टिकल्स होंगे, एटम्स होंगे या आयंस होंगे, तो उनके दरमियान जो फोर्सेस होंगी जो उन एटम्स आयंस वगैरह को आपस में कंबाइन रखती हैं, ग्लू का काम करती हैं, जोड़ने का काम करती हैं, दीज आर कॉल्ड बॉन्ड्स। इनको हम केमिकल बॉन्ड्स का नाम देंगे। नेक्स्ट जो है वो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे कि व्हाई एटम फॉर्म्स आ केमिकल बॉन्ड। व्हाई एटम फॉर्म्स केमिकल बॉन्ड। एटम जो है वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। Everything in the universe is trying to become stable, कि इस यूनिवर्स के अंदर हर चीज जो है ये ट्राई करती है कि वो स्टेबल हो जाए। बिल्कुल इसी तरीके से एटम जो है वो भी ये चाहते हैं कि स्टेबल हो जाए। तो एटम जो है वो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, इट मीन एटम की स्टेबिलिटी से क्या मुराद है कि हर एटम ये चाहता है कि उसके जो नियरेस्ट नोबल गैस है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उस जैसी हो जाए। लाइक फ्लोरीन 9 है तो वो नियॉन 10 जैसा होना चाहता है। इसी तरीके से हाइड्रोजन 1 है तो वो हीलियम नियरेस्ट जो उसके नोबल गैस है वो 2 जैसा होना चाहता है। इसी तरीके से क्लोरीन 17 है तो नियरेस्ट नोबल गैस लाइक आर्गन 18 जैसा बनना चाहता है। तो हर एटम की ये विश होती है कि उसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाए और उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस जैसी हो जाए। तो नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए एटम 2 काम करता है, या तो इलेक्ट्रॉन को देता है, लेता है, जिसको हम नाम देते हैं ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर वो इलेक्ट्रॉन्स की आपस में शेयरिंग करता है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, इट मीन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, तो उसके रिजल्ट में जो हमारे पास बॉन्ड बनते हैं उनको हम नाम देते हैं आयनिक बॉन्ड। जबकि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम नाम देते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो एटम फॉर्म्स अ केमिकल बॉन्ड। एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं? एटम फॉर्म्स अ केमिकल बॉन्ड टू गेन स्टेबिलिटी। एटम की स्टेबिलिटी से क्या मुराद है? एटम जो है, atoms they want to attain electronic configuration of nearest noble gas, कि वो नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहते हैं। तो नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए वो 2 काम करता है एटम, या तो इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है, जिसको हम नाम देंगे कि एटम गेन स्टेबिलिटी अटेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय transferring of electron, and number 2 by sharing of electrons।
अगर तो वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, इट मीन वो इलेक्ट्रॉन देगा या फिर लेगा। अगर तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, वो बन जाएगा केटाइन। अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है चार्ज आ जाएगा नेगेटिव एनाइन। तो ये केटाइन और एनाइन के दरमियान जो फोर्सेज मौजूद होंगे उनको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज। एंड दीज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज दे आर जस्ट लाइक आयनिक बॉन्ड। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की जब शेयरिंग होती है तो उस वक्त जो बॉन्ड बनता है उसको हम नाम देते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। इसके बाद जो है वो हम इसमें देखते हैं कि एटम जो है वो किस तरीके से अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नियरेस्ट नोबल गैस जैसी जो है वो बनाना चाहता है। लाइक हाइड्रोजन, द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। ये एक इलेक्ट्रॉन है जो इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मौजूद है, दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हाइड्रोजन जो है वो इसके नियरेस्ट जो गैस है हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम जैसा बनना चाहता है, लाइक 1s2 जैसा होना चाहता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम फ्लोरीन की बात करें, द एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन इज 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकम 1s2 and 2s2 and 2p5। तो नियरेस्ट इसके जो नोबल गैस है दैट इज नियॉन 10, 1s2, 2s2 and 2p6। तो ये नोबल गैस ऐसा बनना चाहता है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं इसमें क्लोरीन 17, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p5। तो ये आर्गोन 18 जैसा बनना चाहता है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 जैसा होना चाहता है। अब क्या करेगा हाइड्रोजन 1s2, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 1s2 जैसा हो जाएगा, 1s1 1s2 जैसा। फ्लोरीन है एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इस जैसा हो जाएगा। इस तरीके से क्लोरीन है एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इस जैसा हो जाएगा। तो अगर हम नाम देखें इसके बाद सोडियम, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 and 2p6 and 3s1। तो अपना एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करके जो है वो किस जैसा बन जाएगा, नियॉन नोबल गैस जैसा जो है ये बन जाएगा। तो इस तरीके से एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लेकर या फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो देकर नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो हाइड्रोजन अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाह रहा है, बाकी जो है वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाह रहे हैं। लाइक नियॉन 9 पहले शेल में 2, दूसरे शेल में जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 8 पूरे करना चाहता है। सोडियम जो है पहले शेल में 2, दूसरे में 8, पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी 8 पूरे करना चाहते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो साथ नहीं लेगा, जबकि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर दिया जाएगा। इट मीन अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन का पूरा करना, इसको हम नाम देते हैं डुप्लीट रूल। जबकि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का पूरा करना, इसको हम नाम देते हैं ऑक्टेट रूल। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में पूछ लिए जाते हैं, डुप्लीट रूल क्या है, ऑक्टेट रूल क्या है। तो डुप्लीट रूल इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, attaining of 2 electron in valence shell, that is duplet rule, and attaining of 8 electron in the valence shell, attaining of 8 electron in valence shell, कि एटम अगर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करता है, that rule is called octet rule। तो एटम जो है वो मॉलिक्यूल बनाते हैं डुप्लीट रूल को फॉलो करके या फिर ऑक्टेट रूल को फॉलो करके। तो देन जो है मल्टीपल एग्जांपल्स हमारे पास ऐसे हैं जिसमें ये डुप्लीट रूल और ऑक्टेट रूल को जो है ये फॉलो करते हैं। लेकिन ये दोनों रूल जो है ये यूनिवर्सल रूल नहीं है, कि इनमें से कुछ हमारे पास ऐसे भी हैं, मॉलिक्यूल्स भी हैं जो कि एग्जिस्ट भी करते हैं,
लेकिन उनमें 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे नहीं है। इट मीन ऑक्टेट रूल दैट इज नॉट अ यूनिवर्सल रूल, ये यूनिवर्सल रूल नहीं है। ऑक्टेट रूल is not a universal rule। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं लाइक बेरिलियम क्लोराइड BeCl2, बेरिलियम के 2 इलेक्ट्रॉन अपने हैं, 2 के साथ ये शेयर कर रहा है, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके भी कंप्लीट नहीं है। इसी तरीके से अगर हम देखें in BF3 boron trifluoride, the atomic number of boron is 5, first orbit contain 2 electron and second will contain 3 electron। 3 इलेक्ट्रॉन इसके अपने 3 के साथ शेयर कर रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी पूरे नहीं, ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर रहा। इसी तरीके से सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6, तो सल्फर जो है एटॉमिक नंबर सल्फर का 16, फर्स्ट ऑर्बिट कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड विल कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके अपने हैं, 6 के साथ ये शेयर कर रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके भी पूरे नहीं है। इसके अलावा मल्टीपल एग्जांपल्स हमारे पास बनती है लाइक फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5, तो ट्राइगोनल स्ट्रक्चर इसका बनता है, 2 इसमें पिरामिड्स होते हैं, ट्राइगोनल पिरामिड। तो ये सारे स्ट्रक्चर लिखने का हमारा मकसद ये था ताकि हम इसमें देख लें फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन अपने 5 के साथ शेयर कर रहा है 10। तो इनमें अगर आप देखें बेरिलियम 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं कर रहा है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो जिनमें 8 से इलेक्ट्रॉन कम होते हैं उनको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। लाइक BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, 8 से ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेस मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस स्पीशीज है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होगी। तो ये था हमारा एटम क्या है, एटम जो है केमिकल बॉन्ड कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, उसकी रीजनिंग को हमने देखा है। टू गेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए जो है वो ऐसा हो रहा होता है। इसके बाद ऑक्टेट रूल क्या है, डुप्लीट रूल क्या है, इनको हमने डिस्कस किया। देन जो है वो ऑक्टेट रूल दैट इज नॉट अ यूनिवर्सल रूल। अब हम देखते हैं इनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। इनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, इनर्जेटिक्स का मतलब होता है रिलेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। एटम किस तरीके से केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास इनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। इनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, तो हमारा टॉपिक यह है कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द एनर्जी, relation of energy in the formation of bond, बॉन्ड के बनने में एनर्जी का क्या रिलेशन है। इसके लिए हम एग्जांपल कर रहे हैं। सपोज दैट ये हमारे पास एक एनर्जी प्रोफाइल है, एनर्जी प्रोफाइल अलोंग वाई एक्सिस जो है वो हम ले रहे हैं जी एनर्जी को, जबकि अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो हम ले रहे हैं डिस्टेंस इनटू पाइकोमीटर। ये हमारे पास है जी 2 हाइड्रोजन एटम, दीज आर 2 हाइड्रोजन एटम। ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका न्यूक्लियस है, एक एक इलेक्ट्रॉन इनके अंदर मौजूद है। नाउ दे आर फार अवे टू ईच अदर। अब ये 2 एटम जो है हाइड्रोजन एटम जो है ये एक दूसरे के करीब आने जाते हैं। तो जैसे जैसे ये 2 हाइड्रोजन एटम जो है वो एक दूसरे के करीब आएंगे तो ये अपनी एनर्जी को जो है वो डिक्रीज करते जाएंगे। तो ये भी अपनी एनर्जी को कम करेगा, ये भी अपनी एनर्जी को कम करेगा। जैसे जैसे ये एक दूसरे के करीब आएंगे अपनी एनर्जी को ये कम करते चले जा रहे हैं।
और जैसे जैसे करीब आ रहे हैं एनर्जी भी कम होती चली जा रही है और इसमें दो किस्म की फोर्सेज बनती जा रही है। नंबर वन, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इनके दरमियान जो है फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बन रही है। नंबर टू, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है और इस रिपल्शन की वजह से फोर्सेज ऑफ रिपल्शन, इट मीन दो फोर्सेज एट द सेम टाइम इसमें प्रोड्यूस होती हैं। एक को हम नाम देते हैं फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, एट द सेम टाइम फोर्सेज ऑफ रिपल्शन जो है वो भी इसमें बन रही है। इवन दैट वंस अ टाइम विल कम, एक वक्त ऐसा आएगा कि जब इसमें जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो फोर्सेज ऑफ रिपल्शन पर डोमिनेट हो जाएंगे और ये जो दो एटम है ये आपस में केमिकल बॉन्ड बना देंगे। लाइक एनर्जी प्रोफाइल देखें तो जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं ना, तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, डिस्टेंस इसमें डिक्रीज होता चला जा रहा है। डिस्टेंस डिक्रीज होने के साथ साथ जो एनर्जी है वो भी डिक्रीज होती चली जा रही है। इवन दैट यहां पर जो है उसमें एनर्जी मिनिमम है और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे वैसे वैसे जो एनर्जी है वो भी इंक्रीज होती चली जा रही है और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होता चला जा रहा है। एनर्जी इंक्रीजेस एंड डिस्टेंस बोथ आर इंक्रीजेस। और जहां पर मिनिमम इसके अंदर एनर्जी मौजूद है और जितनी एनर्जी इन्होंने यहां पर इमिट की थी, रिलीज की थी, दैट इज 436 किलो जॉल एनर्जी फॉर वन मोल, दैट रिलीज्ड एनर्जी, चूंकि बॉन्ड बन रहा है, एटम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है, तो ये एनर्जी रिलीज होगी इसमें। इसको हम नाम दे देंगे बॉन्ड एनर्जी। जबकि अगर हम इसको देखें, ये दो एटम्स के दरमियान ये जो डिस्टेंस है जहां पर दो न्यूक्लियाई आपस में कंप्रोमाइज कर लेते हैं, दैट इज 75.4 पाइकोमीटर और इसको हम नाम देते हैं बॉन्ड लेंथ या फिर हम इसको नाम देंगे बॉन्ड डिस्टेंस। तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि अब बॉन्ड चूंकि इसमें बन रहा है तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस होगा। इतनी ही जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है अगर हम इसको प्रोवाइड कर दें तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। तो बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए एनर्जी हमें रिक्वायर होगी, तो ये जो प्रोसेस होगा इसको हम नाम दे देंगे एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एक्सोथर्मिक, जबकि ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब ये जो लेंथ है इसको हम नाम देते हैं कंप्रोमाइज डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, compromise distance between two atoms, that is also known as bond distance, that is also known as bond length। तो इनकी डेफिनेशन जो है वो आप लोगों ने राइट कर लेनी है कि कंप्रोमाइज डिस्टेंस या बॉन्ड डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ क्या है। इट इज द डिस्टेंस between the two nuclei where atoms are compromised to each other, that distance is called compromise distance between two atoms and also known as bond distance, also known as bond length। And amount of heat energy released when a chemical bond is formed, या amount of the energy released when one mole of the chemical bond is formed, that is called bond energy। इसको हम नाम दे देंगे बॉन्ड एनर्जी। चूंकि अब डिफरेंट एटम जो है उनका साइज भी डिफरेंट होता है, इसकी वजह से उनके दरमियान जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो भी डिफरेंट होगा, तो डिफरेंट एटम्स की जो बॉन्ड एनर्जी है वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो डिफरेंट एटम्स दे विल हैव डिफरेंट बॉन्ड लेंथ एंड दे विल हैव डिफरेंट बॉन्ड एनर्जी। तो आज का ये हमारा टॉपिक जो है इसमें कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने डिस्कस किया केमिकल बॉन्ड क्या है, केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, देन जो है वो एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, इसको हमने देखा कि बॉन्ड जो है किस तरीके से बनता है, और उसके दौरान जो है वो हमने एक डायग्राम या एनर्जी प्रोफाइल हम इसको कहते हैं, इसको हमने ड्रॉ किया है कि ये किस तरीके से बॉन्ड बन रहा है। तो हाइड्रोजन के दरमियान डिस्टेंस जैसे जैसे डिक्रीज होता चला जा रहा है, एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है, ऊपर की तरफ डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है,
एनर्जी भी इंक्रीज होती चली जा रही है। इवन दैट व्हेन वी रीच एट द पॉइंट ऑफ 75.4 पाइकोमीटर, यहाँ पर दो एटम्स आपस में कंप्रोमाइज कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कंप्रोमाइज डिस्टेंस। और पाइकोमीटर 10⁻12 के बराबर होता है, 12 मीटर के बराबर होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको टॉपिक अच्छी तरीके से जो है वो समझ में आ गया। अगर कोई क्वेरी है तो आप उसको बाद में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।